क्या कहना? आप हमको ये बता दीजिए कि कांग्रेस ने 47 से 89 तक कौन से भला जनता के लिए काम किया है, हमको यही बता दीजिए। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, जो जनता ये कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी, और जिस देश की जनता का मतलब चुनाव खुद कैंडिडेट का चुनाव जनता लड़ रही है, इससे बड़ा सराहना क्या हो सकता है। अरे अन्ना हजारे की, अरविंद केजरीवाल की बार बार बात उठ रही है। अरविंद केजरीवाल को तब से निकल के नहीं आए थे, केवल अन्ना हजारे को भुला के आए थे, समझो। और जहां तक रह गया समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का चरित्र चेहरा, उसमें खोज में खोट है। आप कांग्रेस समाजवादी के पास हमको बता दीजिए कौन सा चेहरा है, प्रधानमंत्री का दुल्हा कौन होगा। पीडीए के नारा अखिलेश यादव जी दे रहे हैं और कांग्रेस, और वहां राज्यसभा कौन जा रहा, कृष्णा पटेल जा रही है, आलोक रंजन जा रहे हैं, न कोई ओबीसी का जा रहा है, न कृष्णा पटेल जा रहे हैं, न अरफन नदवी मौलाना राज्यसभा जा रहे हैं, केवल जया बच्चन जा रहे हैं चौथी बार। पता नहीं कौन से उनका बलिदान है, क्या समाजवादी की उनके अंदर पहचान है, यही नहीं हमारी समझ में आ पा रहा। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, हम धन्यवाद बहन कुमारी मायावती को देना चाहते हैं कि उसने गठबंधन में नहीं आई, ना है तो बेहतर अच्छा। केवल जो पूंजी वोट है मायावती जी के पास, उसका केवल ठगने के काम कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी के लोग कर रहे हैं। यही अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था, माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया था। अगर ये दलितों के पिछड़ों के बड़े मसीहा है तो समाजवादी कांग्रेस वाले बहन मायावती जी को कांग्रेस समाजवादी वाले प्रधानमंत्री क्यों नहीं प्रोजेक्ट कह रहे होगी। एक दलित की बेटी है और 4 बार मुख्यमंत्री प्रदेश की रही, और भारतीय जनता पार्टी ने दलित की बेटी को जान भी बचाया और 4 बार 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाया। आज बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में क्या नहीं मिलाया जा सकता है। मुसलमान को कंट्रोल में कब तक जो है ये लोग यूज करेंगे। गुलाम नबी आजाद को बता रहे बीजेपी बी टीम दलाल, ओवैसी को बता रहे बीजेपी बी टीम दलाल। 3 बार मायावती जी भी भाजपा को सरकार चला चुकी है और अखिलेश यादव जी भी अपना को सीबीआई से बच रहे हैं और कह रहे हैं ओवैसी बीजेपी बी टीम दलाल। 2-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे। ओवैसी का समाज 22% है। अगर उसने अपनी समाज 22% की बात की, क्या उसने बुरा किया, हमको आप यही बता दीजिए। एक चीज, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती महबूबा से गठबंधन है, गुलाम नबी आजाद किनारे। केरल में और तमिलनाडु में इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी से गठबंधन है, और आसाम में बदरुद्दीन अजमल से है, और उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से करने में इनको डर है कि 20% इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी ये बताया कई बार मुसलमानों को गृह मंत्री केंद्र में और सेंट्रल में बनाया, और फिर वीपी सिंह जी ने कहा था बनाता मुफ्ती साहिब साहब को भारत सरकार में गृह मंत्री। यही विपक्ष वालों की सोच है। और एक चीज हम आपको बता दें, अगर हिंदुस्तान में कांग्रेस खड़ी है तो मुसलमानों के बल पर खड़ी है, उत्तर प्रदेश में अगर खड़ी है समाजवादी तो मुसलमानों के बल पर खड़ी है। और यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ पर 70% मुसलमान रहे, अगर वैनार की सीट पर राहुल गांधी न गए होते तो शायद राहुल गांधी जो है लोकसभा का मुंह नहीं देख पाते। ये समाजवादी कांग्रेस की नीयत पे आप आंकड़ा लगा लीजिए। अखिलेश यादव जी का अगर आप नाम ले रहे हो तो अखिलेश यादव ने कोई आरोप थोड़ी लगाए हैं। बिल्कुल जो सच्चाई है, सच्चाई का बयान किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से तानाशाही पे उतारू हो गई है। और जहां तक आप भ्रष्टाचार की उसकी बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद एक इतना बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसको पूछो ना। वो तो दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते कहते स्वयं भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गई है। इनका एक ये कहते हैं कि देश के जहां तक सनातन धर्म को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि गाय हमारी माता है, और 20 कंपनियों से 250-300 करोड़ रुपया गाय के नाम पे चंदा खा जाते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले लोग गाय को माता मानते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और अध्यक्ष ये 250-300 करोड़ बीफ के नाम पर, बीफ की फैक्ट्रियों से हलाल के नाम पर चंदा खा जाते हैं। प्रमाण मैं आपको सारे साक्ष्य दूंगा, सबूत दूंगा, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। और क्या दे पाएंगे तो नेता बिल्कुल
पूरी तरीके से सबूत दूंगा, साक्ष्य दूंगा, तब कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, इसलिए इनको 2024 में पूरी तरीके से जाना ही जाना तय है। बात करो केजरीवाल, बात करो। हिटलर का है शासन काल यहाँ, हिटलर का है शासन काल यहाँ, झूठ की गंगा बहती है, जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। केजरीवाल जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, इससे पहले हेमंत सोरेन को, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, क्या ऐसा कभी भविष्य में हुआ है? और जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो कल चुनाव आयोग से परमिशन लिया कि इनकी गिरफ्तारी का? नहीं लिया, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपनी तानाशाही पर उतारू है कि विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जो विपक्ष को इस तरीके से प्रताड़ित करके ये सोच रहे हैं कि हम 2024 में आ जाएंगे तो देश की 140 करोड़ आवाम अब जाग चुकी है, इनको एक एक जुर्म का इनके जवाब लिया जाएगा। इससे ये बिल्कुल बेफिक्र रहे, क्योंकि जो बोलोगे वही तुम भी काटने का इंतजाम तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि शासन सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। आज अगर तुम सत्ता में हो तो इस तरीके से काम कर रहे हो, कल अगला भी कोई सत्ता में आएगा तो फिर यही तुम्हारे साथ भी होगा, फिर तुम बहुत बड़े बड़े आंसू से रोगे। जिस तरीके से अमित शाह जैसे लोग तली पार उस तरीके की बात करेंगे कि अब हमारे साथ जुल्म हो रहा है। विपक्ष न कल दबा था, न दबा है, और न कभी विपक्ष को दबाया जा सकता है। देखा जाता है मोदी जी ने 2013 में भाषण में कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम प्रधानमंत्री बना दिया, प्रत्येक वर्ष ये करने के लिए बातें करते हैं, क्या मैं तो आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मोदी जी से ज्यादा झूठा कोई दूसरा प्रधानमंत्री आज तक हुए नहीं। उन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। कितने लोगों को रोजगार मिला? कहा था 15 लाख रुपए खाते में दूंगा। एक तरफ मोदी जी कहते ये करूंगा, दूसरे उन्हीं के पार्टी के नेता जो गृह मंत्री अमित शाह जी है वो कहते तो सब जुमले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जुमलों की सरकार अब 2024 में देश की आवाम इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। देश के प्रधानमंत्री जी जो ईडी और सीबीआई का दर्ज पत्रों को दिखा के शासन करना चाहते हैं, तो यहाँ हिटलर भी शासन किया है, यहाँ जो औरंगजेब भी शासन किया है, लेकिन यहाँ की जनता चाहने वाली नहीं है। ये जनता चाहने वाली नहीं है। अगर वो नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय नेता तो वो जो है हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी के ऊपर स्वयं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, क्यों नहीं उनको जेल भेजे? उनको पहले जेल भेजना चाहिए था, तब जाके अरविंद केजरीवाल या जो है झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को भेजना चाहिए था। लेकिन ये विपक्षियों को जेल भेजकर शासन चलाना चाहते हैं, ये गलत है। क्या यही रामराज है? क्या यही रामराज है? इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा इतना बड़ा घोटाला जनता के सामने आया, उसे देश के प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोलते हैं। आप बताइए, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून खत्म कर दिए। इन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है। इन्होंने कंपनी लॉ में संशोधन कर दिया, इनकम टैक्स लॉ में संशोधन कर दिया। ये प्रायोजित भ्रष्टाचार हो गया। अगर आप कहते हैं कि वाईफाई का हिसाब लेंगे तो वाईफाई का हिसाब देना भी चाहिए उनको, क्यों नहीं देते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन चंदा क्यों नहीं ले आए? कानून बनाना चाहिए था, ऑनलाइन चंदा लीजिए भाई। भारत की जनता को अपने देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जानने का अधिकार है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ से चंदा ले रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी कहाँ से चंदा ले रही है, या कांग्रेस कहाँ से चंदा ले रही है, ये जानने का अधिकार है। तो इसको क्यों आपने खत्म कर दिया? ये जानबूझ के खत्म किए हैं। इससे जनता का विश्वास खत्म हो रहा है और 2024 में जरूर इसका जवाब देगी। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इस बार मुद्दा चला था ऑनलाइन चंदे वाले को लेकर कुछ चंदा भी आया, उसमें क्या कहना चाहते हैं? कहाँ तो चंदा आया? पीएम केयर फंड में कौन है? पीएम केयर फंड उसमें चला गया, उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। देश के प्रधानमंत्री जी एक उदाहरण ही होते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे तो लोग कहते थे कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते। वैसे देश के प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए। लेकिन यहाँ के देश के प्रधानमंत्री जी जनता की आवाज को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, केवल अपने मन की बात करते हैं, जनता की आवाज सुनते ही नहीं है। गरीबी बेबसी लाचारी बढ़ती जा रही है। कहते हैं 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज देता रहूंगा। जब देश में 135 करोड़ में 81 करोड़ गरीब जनता है, बेबस है, लाचार है, कैसे बिस्कुट बनाएगी? केवल आप छलने का काम कर रहे हैं। ये एक छोटा सा देश फिनलैंड है, सबसे खुशहाल है, और यहाँ 126वें स्थान पे भारत है।
तो कैसे आप विश्वगुरु बनाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी? कब तक चल करते रहेंगे जनता के साथ? वादा करके वादा ने निभाना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते कि मेरी सरकार आएगी 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा, उससे एक कदम नहीं चले तो जनता ये सब देख रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सन 2024 में जरूर इसका जवाब देगी। देखिए, ये चुनावी बांड है। आप विशेषकर ये चुनावी बांड का प्रारूप और शक भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को लाने से पहले तमाम संशोधन किया। आरबीआई एक्ट में संशोधन किया, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया, और हम समझते हैं कि ये बांड के सृजन में सरकार और भारतीय सरकार के कैबिनेट उस बिल के अनुमोदन में, जो इनकी बहुमत की सरकार थी, आनंद फानंद में इस बिल को पास किया गया और बिल का शक्ल और स्वरूप इस कदर रखा गया कि जो हिंदुस्तान का उद्योगपति, जो हिंदुस्तान में व्यापारी, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने वाले लोग अगर चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदेंगे तो हम ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर के रेड करा करके अपने सामने सरेंडर करा लेंगे। हुआ वही कि पूरे जितने चुनावी चंदे सारे दल का आप इकट्ठा कर लीजिए, अगर सारा उसका अनुपात को अगर घटा बढ़ा दीजिए तो उसका 90% चंदा केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब रह गया सवाल कि आपको हिंदुस्तान के सारे उद्योगपतियों से चंदा में वो लोग दिए हैं जो आरा का जिनके पास लाइसेंस है, पाकिस्तान जैसी कंपनी ने चंदा दिया है, यहां जो है ब्रीफ जो है ये गौकसी करने वाली कंपनियां भी इनको चंदा दिया है। 130 करोड़ वाली कंपनी 450 करोड़ रुपया चंदा देती है। तो तमाम इस चंदे का जो लेखा जोखा है, दूसरे दल का, विरोधी कांग्रेस का खाता आप सीज कर देते 30 साल पहले का आधार बना करके। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस बांड के तहत कि बांड को लागू करके भारत सरकार ने विपक्ष को खात्मा करने के लिए, विपक्ष को कर मुक्त करने के लिए, हिंदुस्तान में नामो निशान मिटाने के लिए जिस योजना पर भारत सरकार ने काम की, ये काबिले गौर है। और रह गया सवाल कि उसको ये लगता है कि हम विपक्ष को मिटा देंगे, लेकिन स्मरण रहे कि विपक्ष के बारे में समझो, विपक्ष दुब है। आज जो बार उखाड़ोगे तय बार तुम्हारे सामने जम करके खड़ा हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब कि विपक्ष को डराओ, विपक्ष को धमकाने का काम मत करो। इस देश का जवाब दो जनता को कि तूने किसानों का बेचने क्यों नहीं दिया, तुम बताओ कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया, तुम बताओ कि लाल यादव में सुधार क्यों नहीं हुआ, तुम बताओ कि कितने हिंदुस्तान के अंदर कंपनी और कल कारखाना बनाया, तुम बताओ कि कल बिजली पावर हाउस का आपने स्थापना किया, तुम बताओ कि कोयला का निर्माण में सरकार की क्या भूमिका रही, तुम बताओ कि तुम्हारा लाल यादव में एक गरीब की बेटी 2 बजे रात को टाल पर रख करके जला दी जाती है, उसमें तूने क्या किया। तो कहने का मेरा मतलब कि सवाल तो होगा आज 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हिटलर के नींव पर चल रही है और हिटलर के पैरों में जब हिटलर के शासन का मूल्यांकन करेंगे तो हिटलर ने वही काम किया कि जर्मनी में जिस तरह एक जाति और एक कौम और एक समुदाय के खिलाफ दूसरे समुदाय को उखाड़ फेंकने के लिए जो कार्य किया, वही हिटलर का एक काबिले गौर फैसला था और उसी फैसले पर हिटलर का सर्वनाश हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अपने नए पक्के फरमान पर सिग्नेचर 2024 में कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी जा रही है और वो ये मोबाइल तो नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। यहाँ ईडी के बस का लड़ाई नहीं है,
सीबीआई नहीं लड़ सकती, इनके पुलिस नहीं लड़ सकती। ये देश के गरीबों की लड़ाई है, ये देश का मजलूमों की लड़ाई है, ये देश का बेरोजगारों की लड़ाई है, इस देश का किसानों की लड़ाई है। यहाँ हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलने वाला है। अब बताओ कि तूने दलितों के लिए क्या किया, तुम बताओ कि नौजवानों के लिए तूने क्या किया, तुम बताओ कि देश के विकास के लिए कौन योजना लाया। तो मैं आपके चैनल पर सिर्फ इतना कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साजिश का हिस्सा मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी एक आडंबर की पार्टी है, इसको इसके पास केवल आडंबर के सिवाय कुछ नहीं है, और आडंबर का अब अंत होने का समय आ गया है। जय हिंद।